Good evening, everybody. Welcome to Unacademy. Welcome to Olympiad Corner. I'm your educator Priyanka, and let's begin with chemistry. A little bit more of redox. चलिए, not audible but visible. Audible क्यों नहीं हूँ भाई? Not audible. Hi Shreyans, how are you? Am I audible and visible? Visible तो हूँ, audible हाँ, right. Thank you both of you. So I hope you've been great. चलिए, let's begin with a little bit more of chemistry. चलिए भाई, तो we ended up with यहाँ पे हमने एंड अप किया था, हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे जिसके अंदर हम ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालने की बात कर रहे थे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने की बात कर रहे थे, और मैं आपको ड्राइव करते करते ले गई थी कहाँ तक? फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर्स तक, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर्स तक। मैंने आपका ध्यान उधर ले जाने की कोशिश करी थी। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या होते हैं, वहां तक आपका थॉट प्रोसेस जाना चाहिए था। आई होप वहां तक चला गया होगा। और हम यहाँ पे ये समझ रहे थे कि हमारा काम इन रूल्स से चल जाएगा। इन जो भी हमने रूल्स करे हैं, इन रूल्स को अप्लाई करके जो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अगर फ्रैक्शनल भी आ रहा है तो भी इसका मतलब है कि उसमें अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले एटम्स प्रेजेंट हैं, एक ही एलिमेंट के अलग अलग स्टेट्स वाले एटम्स प्रेजेंट हैं, और इसीलिए उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ रहा है वो फ्रैक्शनल निकल के आ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे हम और ज्यादा क्लैरिटी, कई बार ये रूल जो है, ये जो रूल्स हैं ये फेल हो जाते हैं, इनकी लिमिटेशंस आ जाती हैं, तब हमको क्या अप्लाई करना पड़ता है, तब हमको स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करती जा रही हूँ कि आपको बहुत वाइड रेंज और आईआईटी की डेप्थ तक भी ले जा रहे हैं, कि जहाँ पे जैसे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं, नो डाउट, ये कार्य तो कठिन है ही, तो 2-4 बार में आपको समझ आ जाएंगी वो चीजें। यस, आप वीडियोस बार बार रिपीटेड देखिएगा, आपको समझ आ जाएंगी वो चीजें, राइट। और यहाँ पे उन स्ट्रक्चर्स पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, स्ट्रक्चर आप बनाते बनाते प्रैक्टिस होगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती कि आपको एक बार में ये स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, और आप भी अपने आप से ये एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि आपको एक बार में ये स्ट्रक्चर्स आ ही जाएंगे। आप समझिए आप कौन सी क्लास में हैं और आप किस लेवल के लिए प्रिपेयर कर लें, तो आपको वो चीजें धीरे धीरे करके आ जाएंगी। लेकिन ये तय है कि आ जाएंगी। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़े ज्यादा एफर्ट लग सकते हैं। तो आप अभी क्लास 8th में हैं या क्लास 9th में हैं, कम ही बच्चे होंगे 9th में, 6th 7th 8th के बच्चे होंगे, ये क्लास 11th और 12th में आते हैं। ठीक है, तो परेशान मत होइए, इनको बस प्रैक्टिस करिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो हमने 2 स्ट्रक्चर्स करे थे। बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे दिया क्या था, मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि आपको 2 कंपाउंड्स हैं यहाँ पे, 8th नंबर पे और 10th नंबर पे, इनमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको यहाँ पे जो निकल के आएगा वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगा। एवरेज क्यों आ रहा है उसकी हमें बात करनी थी यहाँ पे, उसके लिए स्ट्रक्चर आपके सामने है। आई अंडरस्टैंड यू डू नॉट नो केमिकल बॉन्डिंग, आप स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, कोई बात नहीं। अभी के लिए ये स्ट्रक्चर्स आप देखिए और इनको बनाने की कोशिश करिए, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो पहले ये देख लेते हैं 10th वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर हमारे पास Na2S2O3 है। यहाँ पे आपने क्या कैलकुलेट किया, मुझे 10th वाले क्वेश्चन का आंसर क्या लिख के बताइए जल्दी से। हाँ बेटा, आप रोहित, आप लेक्चर को वापस रिवाइंड, आई मीन लास्ट लेक्चर को देख सकते हैं ना, यूट्यूब पे है ना, फ्री लेक्चर्स हैं। I've bought new NCERT that is chapters like states of matter and surface chemistry। मुझे बेटा आपको NSCJS के लिए पुरानी ही खरीदनी चाहिए। ये जो नया रिवाइज सिलेबस है वो तो CBSE के लिए है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से थोड़ी ना कटा है। तो आप पुरानी सेकेंड हैंड खरीदिए या फिर पुराना एडिशन खरीदिए। ऑनलाइन अगर पुराना एडिशन मिल रहा है तो ऑनलाइन पुराना खरीद लो, कोई पुरानी बुक स्टोर्स पे सेकेंड हैंड मिलती है तो वो खरीद लो, या कोई सीनियर हो उससे कलेक्ट कर लो, लाइब्रेरी से इशू करा लो, कहीं से भी। नहीं बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर याद नहीं करना, सॉल्व करने का तरीका निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन रूल्स याद करने, रूल्स अप्लाई करना सीखना है, याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स, चलिए आज हम और थोड़ा सा इस पर और बात कर लेते हैं।
आई हैव बॉट न्यू वन, तो वो रख लो, वो 12th में काम आएगी, है ना श्रेयांश, वो रख लो, वो 12th में काम आएगी बोर्ड्स के लिए। बाकी अब एक काम करो, या तो फिर ऑनलाइन आप क्या करो, चैप्टर्स का PDF निकाल लो, उसका प्रिंट निकाल लो, ये कर लो। अब खरीद चुके हो तो फिर प्रिंट निकाल लो। नहीं वैभव, एसिड के नेम, सारे एसिड्स के नाम याद करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है ना, ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है, बस जो इंपॉर्टेंट वंस हैं, यस, जो रेगुलर यूज में आते हैं उनको वो ज़रूर पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए दिव्यायन, हाँ चलो, +6 आया है, किसका +2 आया, प्लस किसका +6 आया, इस वाले में क्या आया है और इस वाले में क्या है, नंबर, क्वेश्चन नंबर के साथ बताओ बच्चे, ऐसे कैसे मेरे को पता चलेगा किसका बता रहे हो। मैंने आपसे पूछा Na2S2O3, इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकला, Na2S2O3। अगर मैं यहां से देखूं, -2 +1, 3 2 6, 6 - 2, 6 - 2, 6 - 2, 4 + 4 divided by 2 will give you +2। इस वाले कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +2, इस वाले कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीडेशन क्या आ रहा है, और हाँ ये जो है आप देखो, ये जो है ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। एवरेज कैसे हुआ, अब ये हमें स्ट्रक्चर से पता चल रहा है, ठीक है, ये हमें स्ट्रक्चर से पता चल रहा है। मैंने क्या गड़बड़ कही, हाँ एक सेकेंड, ठीक है, ये हमें स्ट्रक्चर से पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है, देखो ये दो बॉन्ड टूटेंगे, सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे आया -2, इस पे आया +2, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस सल्फर पे आया +1 और इस ऑक्सीजन पे आया -2, ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो सल्फर पे फिर से आया +1, तो कितना हो गया, +2 +3 +4, ठीक है। और अब यहाँ इस वाले सल्फर और इस वाले सल्फर के बीच में क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो जो इलेक्ट्रॉन्स देता है उस पे आएगा +2 और जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है उस पे आएगा -2। सो इस वाले पे आ रहा है -2 और इस वाले पे इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से आ रहा है +2, तो टोटल कितना हो गया, 2 4 and 6, +6 and -2, ठीक, +6 and -2 विल मेक इट 4। अब देखो कैलकुलेशन, सल्फर इसको मैं कह दूं सल्फर 1 और इसको कह दूं सल्फर 2, तो सल्फर 1 पे कितना चार्ज है, +6 का, सल्फर 2 पे कितना चार्ज है, -2 का। सो हम एवरेज चार्ज कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज कितना है, +6 -2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 है, तो ये आया 4/2 दैट इज 2। तो हम अगर एवरेज निकालें तो हमको यही निकल के यहां से भी आ रहा है। फिलहाल के लिए हमारा काम इससे चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम सिर्फ वहीं आती है जहां पे, जैसे इस केस के अंदर बात करें तो इस केस के अंदर आपसे अगर स्पेसिफिक पूछ लिया कि कितने टाइप के सल्फर, कितने ऑक्सीडेशन नंबर्स वाले, कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर वाले सल्फर एटम्स प्रेजेंट है, तब आपको स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज एवरेज से आपका काम चल जाएगा। तो मैं आपको एक सेफर एंड पे रख रही हूँ, ठीक है, कि आपको स्ट्रक्चर भी निकालना है। निकालो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, आपने निकाल ही लिया होगा इसका, -2 +1, 6 2 12, 12 - 2, 12 - 2 10, 10/4 2.5, ठीक है, 10/4 2.5 निकल के आ रहा होगा, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, इस वाले पे 0, इस वाले पे 0, दोनों सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, 0 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन साथ में ही रखेंगे। इधर क्या होगा, इस वाले सर्वर पे इस बॉन्ड की वजह से +2, इस बॉन्ड की वजह से, इस बॉन्ड की वजह से +2, ठीक है, इस बॉन्ड की वजह से क्या होगा, इस बॉन्ड की वजह से आएगा इस पे +1, ठीक है, कितना आ गया, कितना आ गया, 2 2 4 4 + 1 5। सिमिलरली इधर भी इस वाले सल्फर पे 2 2 4 1 5, इनसे कुछ नहीं आएगा, ठीक है, 5 5 + 5 10 and 10 divided by 4, सो +10 का जो टोटल इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है दैट हैज बीन डिवाइडेड बाय 4 बिकॉज 4 सल्फर एटम्स हैं और ऑक्सीडेशन नंबर हम एक एटम का निकालते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ आई कि नहीं आई?
बात समझ आई कि नहीं आई? +5/2 दैट्स 2.5। ठीक है, ठीक है, बताओ बात समझ में आ रही है? क्या हुआ क्लास 10th में याद करना पड़ रहा है कि कोई कॉन्सेप्ट है या नहीं? क्या मतलब? अच्छा, 10th वाला वापस? टेंथ वाला वापस बताऊं? देखो 10th वाला एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं हम। देखो बेटा क्या हुआ है, हाँ आपका काम चल जाएगा बेटा, रोहित आपका काम चल जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर्स रूल्स से, सिवाय उसके जहां पे आपसे स्पेसिफिक कोई, अभी मैं वैसा क्वेश्चन भी कराऊंगी, कहीं आप अटको नहीं। ठीक है, अभी जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, हम इसको ओवर कर लें फिर आगे हम चलते हैं, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैं आपसे बार बार स्ट्रक्चर की बात क्यों कर रही हूँ, है ना। अगर सीधे सिर्फ रूल्स से हर जगह काम चल जाए, मैक्सिमम जगह चल जाएगा, जहां अटको वहां के लिए बता रही हूँ ये स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ओके। सो एसिड के बारे में पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं बेटा? पूरी बात लिखो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसे आधी आधी बात लिख रहे हो ना, तो आप मुझे पूरा जो भी आपका क्वेरी है वैभव, वो आप ठीक से लिखो। तो इसमें क्यों नहीं आ रहा दिव्यायन? 10th वाले में देखो, ये वाला जो सल्फर है, आप देखो यहाँ पे हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाया है, राइट। अब मेरे साथ बॉन्ड गिनते जाना, साथ साथ बॉन्ड क्या, ऑक्सीडेशन नंबर्स गिनते जाना। एक बॉन्ड टूटता है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को -1 का चार्ज जाता है और दूसरे वाले को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को +1 का जाता है। तो सल्फर और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन, अब यहां देखो एक बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन को गया -1, सल्फर को गया +1। हम यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं, इसलिए मैं और किसी का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ नहीं लिखूंगी। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे हमने ये बॉन्ड टूटा तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आया +1। जब ये वाला बॉन्ड टूटा, सल्फर और ऑक्सीजन का इधर वाला बॉन्ड टूटा, तब भी सल्फर के पास एक और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। ये दोनों ऑक्सीजन से बॉन्ड टूटा तो सल्फर के पास फिर से +2 का चार्ज बढ़ा। कितने हो गए? 2 4 1 5, सॉरी 2 और 2 4 हो गए। ठीक है, अब सल्फर और सल्फर, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो एटम इलेक्ट्रॉन्स देता है उस पे +2 का चार्ज आता है, क्योंकि दोनों एटम्स दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसी सल्फर एटम के थे। तो इसलिए जब इस वाले बॉन्ड की हम बात करेंगे तो इसलिए +2 सल्फर पे आएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इस बॉन्डिंग में किसके हैं? ये वाले सल्फर के हैं। और इस सल्फर ने वो दोनों एक्सेप्ट कर लिए, इसलिए इस पे चार्ज आ रहा है -2 का, ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है -2 का। अब ये वाला सल्फर गिनो कितने हुए? +2, 2 3 4 5 6, तो सल्फर 1, ये वाला सल्फर 1, सल्फर 1 पे कितने का चार्ज है? +6। सल्फर 2 पे कितने का चार्ज है? -2। बताओ टोटल चार्ज कितना हुआ सल्फर पे? +6 - 2 = +4। टोटल चार्ज कितना हुआ? +4। और कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, इसलिए हर एक पे कितने का चार्ज हुआ? हर एक पे कितने का चार्ज हुआ? +2 का। तो यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है, एवरेज निकला है। देखो 2 एटम्स का अलग अलग निकाला, उसके बाद उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, सो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, यहां जो हमारा 2 निकल के आया, +2 निकल के आया ऑक्सीडेशन नंबर, वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आया है, ना कि इंडिविजुअल। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। दोनों तो इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, लेकिन आप देखो सल्फर, एक सल्फर एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, इसके पास एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, इसने वो शेयर किया है। इस स्ट्रक्चर के अंदर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स इस सल्फर के, इसलिए -2 और +2 आया है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग दिख रही है उसके अंदर।
हाँ हाँ करेक्ट। तो इसके साथ अब देखो, आपने एक्चुअली क्या अभी बॉन्डिंग नहीं पढ़ी, इसके साथ ऑक्सीजन भी अटैच्ड है ना। चलो अभी आप, अभी के लिए आप इतना समझो, आपको एक मैंने रूल बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए, क्या रूल बताया था? इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज डायरेक्टेड, आप इतना सा याद कर लो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड किधर से किधर डायरेक्ट हो रहा है, जो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन्स अगर डोनेट कर रहा है, तो जिसके पास जा रहे हैं, हम वो बॉन्ड तोड़ रहे हैं ना, हम वो बॉन्ड तोड़ रहे हैं, जिसके पास वो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उसके पास -2 का चार्ज आ रहा है, ठीक है, उसके पास -2 का चार्ज आ रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन्स, जिस एटम के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं उसके पास +2 का चार्ज आ रहा है। यहाँ पे कौन सा केस दिया गया है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको वो केस नहीं दिया गया है जिसके अंदर, अगर हम बात करें, यहाँ पे वो केस नहीं दिया गया है जिसके अंदर यहाँ पे दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स हैं। उस केस में कोई और रूल लगता है जहां पे हम उनका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। वो अभी आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी बीच में इंट्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ, सब कचरा हो जाएगा, ठीक है, हम बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएंगे। अभी के लिए आप बस इतना सा लर्न कर लो, इस केस में दोनों के बीच में जब यहां से बॉन्ड इधर जा रहा है, इनका हाइब्रिडाइजेशन अलग है, इनका हाइब्रिडाइजेशन अलग है, इस वजह से, ठीक है। इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव के केस में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे इनका हाइब्रिडाइजेशन अलग है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट मैं बीच में इंट्रोड्यूस नहीं कर रही हूं अभी, बॉन्डिंग के हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं कर रही हूं अभी, राइट। इसीलिए आपको रीजन से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं अब आपको परसेंटेज एस कैरेक्टर की स्टोरी नहीं सुना सकती, राइट। क्यों? क्योंकि रिडॉक्स चल रहा है, वो बीच में रह जाएगा और नई कहानी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आप बस अभी के लिए फिलहाल इतना सा ध्यान रख लो। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकला कैसे ना, बस उसको समझ लो अभी, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया उसको देख लो, इसको नोट करके रख लो, जैसे ही बॉन्डिंग पे आओगे वहां पे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रोहित, इतनी बैंडविड्थ नहीं हो पाती, मैं कोशिश करूंगी कि रिकॉर्डेड क्लास मिल जाए पीरियोडिक टेबल की, आई विल ट्राई, अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं ज़रूर कर दूंगी। कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट क्या लिखा है वैभव? क्लास 10th में एसिड का नेम या रटना पड़ेगा या उसका कुछ, देखिए आप जो पढ़ते हैं वो सब कॉमन नेम्स है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्लोरीन का एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है। इससे ज़्यादा आपने कौन से एसिड्स पढ़े? आपने फिर ऑर्गेनिक एसिड में फॉर्मिक एसिड पढ़ते हैं, एसिटिक एसिड पढ़ते हैं, या फिर ऑक्सैलिक एसिड पढ़ते हैं। आप एनायंस, वैलेंसीज पे मास्टर करिए, वैलेंसीज जरूरी है, वैलेंसीज करते ही आपको एसिड्स के नाम याद हो जाएंगे, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएगी एसिड्स के नाम से। और मैंने आपको, अगर आपको याद हो, मैंने आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंदर आपको एसिड्स के, एनायंस के और फिर उनसे उनके ऑक्सी एसिड्स के नाम याद कराए थे, आपको बताया था। सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड कब यूज करते हैं, उनके एसिड्स कौन से होते हैं, सल्फेट का कौन सा एसिड होता है, सल्फाइड का कौन सा एसिड होता है, एसिड में नाम बदल जाता है, आप पुराने लेक्चर्स देखिएगा उसके अंदर है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़े, बहुत ही देर हो गई है। कहाँ गया? हाँ, आपके लिए क्वेश्चन। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा और फर्दर मूव करेंगे स्ट्रक्चर्स के साथ। स्ट्रक्चर्स की बात मैं क्यों कर रही हूँ यहाँ पे आपको समझ में आएगा। मैंने आपके सामने कुछ 6 क्वेश्चंस लिखे हैं, इनके आप फटाफट ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करिए ऑफ द अंडरलाइन एलिमेंट। सो यहाँ पे हम सल्फ्यूरस एसिड से शुरू कर रहे हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन ओलियम एंड मेनी मोर। तो अब आप इनके जल्दी जल्दी ऑक्सीडेशन नंबर्स कैलकुलेट करिए, फिर हम आगे की बात करेंगे जल्दी से, क्विकली, और मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके दीजिए।
दिव्यायन पहला ही गलत है, चेक करो, जल्दी मत करो, कॉन्सेप्ट सही, तरीका सही होना चाहिए। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्रिश करेक्ट। वैभव पहला सही है, दिव्यान पहला सही है, कृष पहला सही है, सेकंड वाला सही है, सही है, थर्ड वाला भी सही है, फोर्थ वाला वैभव का सेकंड सही है, दिव्यायन का फिफ्थ ठीक है, करेक्ट है, कृष का सेकंड का ठीक है, कृष सिक्स्थ, दिव्यायन का सिक्स्थ का भी सही है, वैभव का थर्ड वैभव थर्ड वाला चेक करो तो, कहाँ गया तुम्हारा थर्ड का प्लस, हाँ ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, फोर्थ का ठीक है, वैभव फोर्थ का भी ठीक है, क्रिश थर्ड का ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है। चलो चलिए, लगभग सबने निकाल लिया है, तो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि पहले केस में सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है 3 2 6, 6 - 2 4, +4 आ रहा है। सेकेंड केस में पहला है सल्फ्यूरस एसिड, इसके अंदर +4 आ रहा है। सेकेंड है सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर 4 2 8 -2 +6 आ रहा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगला वाला 7 2 14, 14 - 2, यहां पर भी +6 आ रहा है। ये कौन सा कंपाउंड है? दिस इज नोन एज ओलियम, ठीक है, ये है ओलियम, ओलियम, इस पे +6 आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वन H2SO5, 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 ये क्या है भाई? इसको कहते हैं कैरोज एसिड। इसके अंदर क्या आ रहा है? 5 2 10, 10 - 2 8, इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है 8, ठीक है, दिस इज कैरोज एसिड, ठीक। नेक्स्ट वन, दिस इज मार्शल्स एसिड, ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आ रहा है? 8 2 16, 16 - 2, 16 - 2 14, 14/2, that is +7, this is known as Marshall's acid, Marshall's acid, and ये है क्रोमियम पेरोक्साइड, ठीक है, ये है क्रोमियम पेरोक्साइड, इसके अंदर आ रहा है +10। अब एक बात बताओ, ये ऑक्सीडेशन नंबर्स कैलकुलेट तो कर लिए, ठीक, क्या ये करेक्ट है? ये कैसे पता चलेगा हमको? भाई ये दोनों तो करेक्ट हैं, कैसे पता चला? अभी मैं बताती हूँ कैसे पता चला, लेकिन ये सारे भी करेक्ट हैं क्या, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमको देखना पड़ेगा उसका स्ट्रक्चर। आपको एक आइडिया मिल जाए कि भाई हम पहले चेक कैसे करें कि ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, उसके लिए हम पहले जान लेते हैं कि कौन से एलिमेंट्स कितना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। फर्स्ट वन, एल्कली मेटल्स से शुरू करें, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कली मेटल्स एंड
alkaline earth metals, alkali metals and alkaline earth metals, ठीक है, alkali and alkaline earth metals, यानी कि S ब्लॉक, ठीक है, इनके लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 1, इनके लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2। आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वही तो जाएंगे, क्या स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वही तो जाएंगे, ठीक है। सो आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अल्कली मेटल्स S ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 1 एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो चला गया, तो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसके लिए +1 है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए +2 है, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। अगली बात करते हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले आ जाएगी अपनी बोरॉन फैमिली, ठीक है, सबसे पहले आ जाएगी अपनी बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली जिसके अंदर इसको हम कहते हैं यहाँ क्या, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, ग्रुप 13, ठीक है, कौन सा ग्रुप, ग्रुप 13, कौन सा ग्रुप, ग्रुप 13। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, ठीक है, आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पी ब्लॉक के अंदर आखिरी शेल में रेंज क्या होगी, देखिए यहाँ पर जो भी ऑब्जर्व्ड है वो भी बात कर लेंगे, और जो प्रैक्टिकली होता है हम वो, मतलब ऑब्जर्व यानी कि प्रैक्टिकली जो होता है वही, और थियोरेटिकली जो कैलकुलेटेड है हम वो बात करेंगे। सो यहाँ पे n-8 टू n-8 टू n की रेंज होती है। इसका क्या मतलब है, n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ऑक्टेट पूरी करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसके हिसाब से ये या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है या गेन करता है, लूज करेगा तो प्लस का चार्ज आ जाएगा, गेन करेगा तो माइनस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज भी कर देते हैं, कुछ गेन भी कर लेते हैं, तो उस हिसाब से इनके ऊपर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर भी आता है और प्लस भी। तो हम यहाँ पे क्या सेट कर रहे हैं, रेंज, ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। दोनों ही केसेस में गेन करेगा तो माइनस लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर 0, और लूज करेगा तो प्लस। सो आपको एक रेंज मिल जाएगी, इसी रेंज में इस ब्लॉक का, इस ग्रुप का एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकता है। उससे आप चेक कर सकते हैं, हमने पिछली क्लास में जो देखा, पिछले स्लाइड पे जो देखा कि ये ऑक्सीडेशन नंबर करेक्ट है भी कि नहीं है, या हम कोई कॉन्सेप्ट मिस कर रहे हैं। चलो, तो बोरॉन फैमिली के अंदर मैक्सिमम हम देख सकते हैं, मैक्सिमम +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकते हैं, और मिनिमम -3 का इलेक्ट्रॉन स्टेट देख सकते हैं, ठीक है। बोरॉन फैमिली के अंदर कौन आता है, एल्यूमिनियम आता है, आता है, क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, ठीक है। और बोरॉन के केस में 3 इलेक्ट्रॉन्स देखे भी गए हैं कि वो गेन कर लेता है प्रैक्टिकली, ठीक है। सो देन नेक्स्ट कम्स कार्बन फैमिली, ग्रुप 14, कार्बन फैमिली ग्रुप 14। इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो 4 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन भी कर सकता है, किस लिए, ऑक्टेट पूरी करने के लिए। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आएगी, और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -4 आएगी, करेक्ट, यस, समझ आई बात। 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो कार्बन फैमिली के अंदर मैक्सिमम 4 और मिनिमम -4। मिनिमम से मेरा मतलब है, हम क्योंकि नंबर लाइन पे बात करें तो मिनिमम की बात कर रहे हैं माइनस और प्लस के सेंस में, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन लूज और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात करें हम, तो नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। सो नाइट्रोजन फैमिली के अंदर -3, आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं, आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो -3, और ये 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके ऑक्टेट पूरी हो जाएगी, ठीक है, तो -3, और 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो +5। सो इसकी रेंज क्या हो गई, -3 से लेके +5, क्या रेंज हो गई, -3 से लेके +5, राइट। अगला 6th वन, ऑक्सीजन फैमिली,
चैल्कोजेंस, ठीक है। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताइए? 6, ठीक है। और आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है? 2। सो -2 मैक्सिमम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है ऑक्सीजन फैमिली की? -2। और सॉरी मिनिमम कितनी हो सकती है? मिनिमम क्या हो सकती है? -2। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन स्टेट कितनी हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट? +6 हो सकती है। -2 से +6, -2 से +6। बात समझ में आ रही होगी आई होप, ठीक है। -2 से +6 ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, राइट। तो अगली बात हम करते हैं, नेक्स्ट जो हो गई हमारी हैलोजन फैमिली। हैलोजेंस क्या होते हैं भैया? ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 7 इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में। ये सब 9th क्लास का ही पोर्शन है, ठीक है, लेकिन हमने उसको एक्सटेंड कर लिया है आगे। सो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप 17 यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन्स और सातों लूज कर दे तो +7, और साथ है एक गेन कर सकता है मैक्सिमम ऑक्टेट पूरी करने के लिए तो -1, यानी कि हैलोजेंस जो हैं वो -1 से +7 तक जा सकते हैं। अब इसके अंदर एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, मोस्टली ऑब्जर्व्ड क्या क्या है, वो हम बात कर लेते हैं, ठीक है। हैलोजेंस से शुरू करते हैं। हैलोजेंस के अंदर फ्लोरीन आता है, याद है? पूरा क्यों लिख रही हूं मैं, ये बच्चे तो बड़े हो गए हैं पढ़ पढ़ के। हाँ जी, फ्लोरीन, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हो सकती है? या तो ये ग्राउंड स्टेट में 0 में हो सकता है या फिर -1 में। फ्लोरीन से किसी के काका जी भी इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, ठीक है। तो -1 ही मिनिमम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, यही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। फ्लोरीन को फर्दर कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, ठीक है, राइट। बात समझ में आई? तो फ्लोरीन के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है वो 0 और -1 है। अब आ जाओ इसके अंदर, मैंने आपको यहाँ पे क्या रेंज दी है? -2 से +6। किसके लिए? ऑक्सीजन फैमिली के लिए। ऑक्सीजन फैमिली के लिए, मैंने सबके लिए नहीं बोला है, ठीक है। यहाँ पे अगेन कौन एक्सेप्शन आ जाएगा? ऑक्सीजन। क्यों भैया? आपने ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ तक पढ़ी है? -2, 0, +2, +1, +2, ठीक है, पढ़िए कि नहीं? फ्लोरीन से जब कंबाइन करता है तो 0, -1, सॉरी 0, -2 ये तो यूजुअल है, ठीक है। और क्या कर सकता है? +2 एंड +1 ये भी शो कर सकता है। सो इसकी रेंज कहां से कहां तक जाती है? -2 से +2 तक ही जाती है। ऑक्सीजन की रेंज कहां से जाती है? -2 से +2 तक ही जाती है, राइट। और तो फिर आप यहाँ नाइट्रोजन की बात कर सकते हैं। नाइट्रोजन के अंदर -3 to +5 जा रही है। बाकी सब जैसे सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, इस फैमिली में उनकी रेंज -2 से +6 तक जाती है। तो अगर मैं आपको एक आध एग्जाम्पल दूं इसके अंदर, तो जैसे बोरॉन फैमिली में AlCl3 हो गया। फिर कार्बन फैमिली के अंदर आप यहाँ पे SiBr4 देख सकते हैं एक एग्जाम्पल। फिर नाइट्रोजन फैमिली में +5 का एग्जाम्पल, -3 के एग्जाम्पल्स तो आपने बहुत देखे, N2O5 देख सकते हैं। फिर ऑक्सीजन फैमिली के अंदर आपको मैं अगर सल्फर का एग्जाम्पल दूं, SF6 देख सकते हैं। फिर हैलोजन फैमिली के अंदर अगर आपको +7 से -1 तक का एग्जाम्पल तो आपने देखे हैं बहुत सारे, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे HBr O7, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल्स इसलिए दिए ताकि आपको वाकई समझ में आए कि हाँ ये कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ सल्फर की वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहाँ पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ से क्या मिल गया है? आपको यहाँ से रेंज मिल गई है। देखिए हमने ये बात क्यों करी? ये बात हमने करी रेंज की, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मिनिमम, ठीक है। हाँ अच्छा, एक और थोड़ा सा एडिशन कर देते हैं इसमें, डी ब्लॉक के लिए।
डी ब्लॉक में मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी, जो सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं उसी की बात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। डी ब्लॉक के अंदर बहुत सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स पाई जाती हैं। सो क्रोमियम के अंदर अगर हम बात करें तो क्रोमियम के अंदर आपको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो मिलती है वो +6 तक मिलती है। मैंगनीज के अंदर आपको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो जाती है वो 7 तक जाती है, +7 तक जाती है। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है पॉसिबल वो है +8। ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है +8, जो कि सिर्फ 3 ही एलिमेंट शो करते हैं, रुथीनियम, जेनन और ऑस्मियम। ठीक है, सिर्फ ये 3 ही एलिमेंट शो करते हैं। तो आप इतना समझ लीजिए कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो पॉसिबल है ना वो +8 की है। इतनी जानकारी पर्याप्त है आपको ये समझने के लिए कि यहां जो हमने करा इसमें से, पहले तो ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? कहाँ से छूट गया कुछ तो भी, इतना सारा चैट। मैम कैन वी यूज केमिस्ट्री बाय रेमंड चैंग फॉर रीडिंग एंड कंसेप्ट? हाँ बढ़िया, बहुत अच्छी बुक है रेमंड चैंग, बहुत प्यारी बुक है, बहुत बढ़िया बुक है। आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल रीड करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो बुक पढ़ के, और इजीली समझ में भी आ जाएगा सब कुछ। बढ़िया बुक है। ये क्या है? सी बूम बैस्टर पीसी, सी क्या है? बेस्ट बुक फॉर एनएससीजेएस केमिस्ट्री। क्लियर? अरे भाई मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, तुम करो ना ये नरेंद्र अवस्थी करो, आरसी मुखर्जी करो, ये कर लो क्वेश्चंस। ओके, O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमेशा 0 होता है एज एन ग्राउंड स्टेट में। हाँ बिल्कुल, ग्राउंड स्टेट में 0 होता है। ये तुम्हारा नाम बताओ मिस्टर पीसी, बूम बैस्टर पीसी। बता दी मैंने केमिस्ट्री की बुक। चलो भैया, ये इनऑर्गेनिक के लिए आप वो कर सकते हैं, कपिल वाधवा। ठीक है, कपिल वाधवा सर की बुक आती है, वो आप कर सकते हैं। अंकुश जी, ओके अंकुश, चलो नाम लिख के बात किया करो, ऐसे कैसे नाम बोलूं मैं तुम्हारा, कैसे बात करूं तुमसे बूम बैस्टर पीसी करके? चलो अंकुश, गुड। जेडी ली पढ़ने में समझ में आ जाए तब बात है। जेडी ली समझ में आया आपको तब बात है। अभी आप क्वेश्चंस के लिए पूछ रहे हैं वो इनऑर्गेनिक, तो मैं वही बता रही थी। ठीक है, राइट। चलो ओपी टंडन, हाँ बढ़िया बुक है, ओपी टंडन करिए, बिल्कुल करिए। ओपी टंडन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ओपी टंडन करने में भी। चलो अब वापस आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। अब हमने सीख लिया मैक्सिमम, हमने रेंज सीख ली। ठीक है, हमको रेंज पता हो गई। तो ये वाले फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर +4 आ रहा है, और हमने सीखा कि उसकी रेंज कितनी होती है, -2 से लेके सल्फर, कौन सा ग्रुप? ग्रुप 16, ऑक्सीजन फैमिली। रेंज कहां से होती है? -2 से लेके +6, उसके बीच में आ रही है, तो करेक्ट है। इसके अंदर सेकंड वाले के अंदर +6 आ रही है, तो करेक्ट है। थर्ड वाले में एक बार चेक कर लें, यहाँ पर इसमें भी +6 आ रही है, इसमें भी +6 आ रही है। ऐसे केस में एक बार स्ट्रक्चर चेक करना बनता है। ठीक है, तो इसके अंदर चलो स्ट्रक्चर मैं आपको सबका बना के बता देती हूँ, ताकि आपको एक और कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा इस केसेस में कि कौन कितने H+ आयन दे रहा है, एसिड्स की बेसिसिटी क्या है, कौन सा एसिड कितने H+ आयन देता है, उसकी कितनी बेसिसिटी है, ये भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना। कोई पूछ रहा था ना अभी एसिड बेसिस सॉल्ट्स, देखो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर, सल्फर का एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, एक OH, एक और OH, H2SO3। ठीक है, H2SO3 दिख रहा है, राइट। तो ये वाला अब आप देखो 2 3 4 डबल बॉन्ड टूटेगा तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 2 से इंक्रीज हुआ। ये वाला सिंगल बॉन्ड टूटेगा तो एक और इंक्रीज हुआ, और ये वाला सिंगल बॉन्ड टूटेगा तो एक और इंक्रीज हुआ। ठीक है, ये तो हो गया क्या? सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बड़े काम की बात याद रखना, बहुत काम की बात याद रखना। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कितने एसिड जो है कितने H+ आयन रिलीज करेगा। इस केस में यहाँ पे कितने हाइड्रोजन वही रिलीज होगा जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है। हाइड्रोजन वही रिलीज होगा जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है। बताओ यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं? 2। ठीक है, 2 ऐसे हाइड्रोजन हैं जो ऑक्सीजन से अटैच्ड हैं। सो यहाँ पे 2 H+ आयन रिलीज होंगे। सो इस एसिड की बेसिसिटी यानी कि कितने H+ आयन रिलीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज्ड पर मॉलिक्यूल इज बेसिसिटी। सो यहाँ पे कितनी बेसिसिटी है? 2। ये मैंने एसिड बेस का एक कॉन्सेप्ट इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, ओके नेक्स्ट वन, H2SO4।
H2SO4 में सल्फर का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से इधर OH और OH, ठीक है। यहां भी हम काउंट करके चेक कर लें, इस सल्फर पे 2, 2 4, 1 5 और 1 6, ठीक है। सल्फर के ठीक है, सो इसके अंदर +6 आ गया सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। और कितने H+ आयन रिलीज होंगे? अगेन उतने जितने ऑक्सीजन से अटैच्ड हैं, तो 2 H+ आयन्स रिलीज होंगे। अगला करते हैं हम, अगला जो एसिड है इसका नाम है ओलियम या फिर डाइसल्फ्यूरिक एसिड या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ओलियम कॉमन नेम है ओलियम, या डाइसल्फ्यूरिक एसिड या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, इधर बनाते हैं थर्ड वाला, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। देखो हाइड्रोजन इसमें 2 ही हैं, ठीक है, यानी कि एक OH इधर, एक सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है। ये क्या करा, गड़बड़ कर दी, हाँ अब ठीक है। चलिए, सो ये बन गया अपना पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या फिर ओलियम या डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा अब देखो, इसमें मैंने इसको डाइसल्फ्यूरिक एसिड क्यों कहा, यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट दे देते हैं। ये क्या है, अगर इसमें H लग जाए, इतना दिख रहा है H2SO4 दिख रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। देखो यहां बना देती हूं, ये एक सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड OH, ठीक है, ये 2 सल्फ्यूरिक एसिड है। अब इन 2 सल्फ्यूरिक एसिड में से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल ये वाला गायब हो जाए, 2 सल्फ्यूरिक एसिड में से ये वाला एक वाटर मॉलिक्यूल गायब हो जाए, तो बताओ ये बन जाएगा कि नहीं, ये वाला सल्फर अब डायरेक्टली इस वाले ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा कि नहीं। और इसीलिए मैं इसको कह रही हूँ डाइसल्फ्यूरिक एसिड या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, कॉमन नेम है पायरो, तो ठीक है, इसका नाम है डाइसल्फ्यूरिक एसिड, या इसको हम प्यार से ओलियम भी बुलाते हैं, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा भाई। CaOCl कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में आपको ब्लीचिंग पाउडर, इसके अंदर एक OCl का निकालना पड़ेगा और Cl का -1 होगा, और OCl -1 से फिर आप क्लोरीन का निकालिएगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ क्या कर रहे थे, इसको इरेज कर रहे थे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये है कैरोज एसिड। अब आप देखो तो हाँ, इसमें पहले हम एक बार देख तो लें कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 2, 2 4, 1 5 और 1 6, इसका 6 है। इसका चेक करते हैं, 2, 2 4, 1 5 और 1 6 करेक्ट आ रहा है, सल्फर का सही लग रहा है, मैच कर रहा है, उस रेंज में फॉल कर रहा है। और ये बात जस्टिफाई हो गई स्ट्रक्चर से भी, स्ट्रक्चर कभी झूठ नहीं बोलता, तो स्ट्रक्चर कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए करेक्ट है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अप्रूव्ड। चलो चलने देते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, तीसरा चौथा वाला देखते हैं। कैरोज एसिड के अंदर H2SO5, इसके अंदर आपको चमकना चाहिए कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। +8 कैसे आ गया, हाँ, इसकी रेंज तो क्या थी, +8, इसकी रेंज तो क्या थी, इसकी रेंज थी माइनस, सल्फर की रेंज क्या थी, -2 से +6, क्या रेंज थी, -2 से +6, ये तो रेंज को फाड़ के बाहर निकल गया, गड़बड़ हो गई भाई। इसका मतलब कि ये ऑक्सीडेशन नंबर गलत है, इसलिए मैं आपसे स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ बार बार। जैसे ही उस रेंज के बाहर जाए, आप चेक करो, जैसे ही इस रेंज के बाहर जा रहा है, कितना, +6 से -2, वहां कितना निकल के आया है, यहाँ कितना निकल के आया, +8, पॉसिबल ही नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन तो कैसे भी नहीं जा सकते उसमें से, 6 ही तो है आखिरी शेल में, ठीक है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, so that is why we need to have a look at the structure, we need to have a look at the structure। अब यहाँ पे हमें सोचने वाली बात है, चलो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, ठीक है, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं H2SO5 के, सो
एक सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको थोड़ा ऐसे बनाए ना कि दूसरे भी बन जाएं। H2SO4 और H2SO5 यानी कि एक ऑक्सीजन ज्यादा है, तो सल्फ्यूरिक एसिड से सिमिलर स्ट्रक्चर होगा OH OH। ये तो हो गया अपना सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, लेकिन ये है H2SO5। इसका मतलब है कि यहाँ पर 5 ऑक्सीजन्स हैं, यहाँ पर 5 ऑक्सीजन्स हैं, ठीक है, यहाँ पर 5 ऑक्सीजन्स हैं। 5 ऑक्सीजन का मतलब है कि ये जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन थी इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, आप अगर यहाँ ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर ऑक्सी लिंकेज दिखेगा, आपको यहाँ पे पर ऑक्सी लिंकेज दिखेगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको क्या करना है, जैसे ही आपका ऑक्सीडेशन नंबर उस रेंज के बाहर जाए, इसका मतलब आपको चमकना चाहिए कि जरूर यहाँ पर ऑक्सी लिंकेज है जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज बाहर जा रही है, तो उसमें आपको ढूंढ करके ऑक्सीजन को -2 से एक परऑक्सी लिंकेज बनाएंगे। परऑक्सी लिंकेज का मतलब क्या था कि 2 ऑक्सीजन आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से आपस में कनेक्टेड हैं। तो जैसे ही हम ये काम करते हैं वैसे ही हम देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है -1 आ गया दोनों ऑक्सीजन पे। सो अब बताइए इस सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, 2, 2 4, 1 5 और 1 6। ये वाला अब सिंगल बॉन्ड टूट रहा है, अभी तक हम डबल बॉन्ड तोड़वा रहे थे, अब ये एक सिंगल बॉन्ड टूट रहा है, इसलिए इसका करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर है +6। ये 2, ये 3, ये 4 5 और एक ये 6। सो आ गया इस पे करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर +6 का। यहाँ कितना दिया है 8, जो कि रॉन्ग है, जो कि रॉन्ग है। करेक्ट क्या है, +6 इज द करेक्ट वन, राइट। अब एक बार आप ये H2SO4, अच्छा एक सेकेंड, इसी में अगर मैं एक और बात ऐड करूं, कितने परऑक्सी लिंकेज हैं, कितने परऑक्सी लिंकेज है, एक, तो हमने इसको नाम दे सकते हैं हम परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम हो गया इसका, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। वैभव, मैंने अभी अभी आपको इस कॉन्सेप्ट में समझाया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कौन सा रिलीज होता है जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो, तो एसिटिक एसिड में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, CH3 जो है वो 3 हाइड्रोजन कार्बन से कनेक्टेड है, फिर COOH ये वाला सिर्फ एक हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इसलिए सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिलीज होता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि एसिटिक एसिड की बेसिसिटी जो है वो 1 है। अगर रेंज के अंदर आ रहा है तो ऑलमोस्ट करेक्ट ही होता है, ठीक है, लेकिन अगर रेंज को बाहर जा रहा है तो फिर आपको चेक करना बनता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हमको कोई ना कोई ऑक्साइड का लिंकेज है जिसको हमें परऑक्सी लिंकेज में चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। अगला वाला देखिए, अगला वाला जो है ये भी रेंज के बाहर जा रहा है। नेक्स्ट वन मार्शल्स एसिड, इसका मतलब ये भी गलत है, ठीक है, ये भी, इसमें भी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर गलत आ रहा है, तो यहां पर भी हम एक बार चेक करना बनता है, ठीक है, यहां पर भी हमको चेक करना बनता है। मार्शल्स एसिड, मार्शल्स एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मार्शल्स एसिड का स्ट्रक्चर बनाए, इसमें कितने सल्फर प्रेजेंट हैं, 2 सल्फर प्रेजेंट है। कितने सल्फर प्रेजेंट हैं, 2 सल्फर प्रेजेंट है, यानी कि, और ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, 8, यानी कि 2 सल्फ्यूरिक एसिड होने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पे बनाते हैं, चलो 2 सल्फर
हाँ जी, चलिए अब देखिए आप ये बना कैसे। आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पे 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल बनाए। यहाँ क्या है H2S2O8, H2SO4 जैसा कुछ कुछ साउंड कर रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ही तो कम है 2 मॉलिक्यूल्स में। सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल होते तो क्या होता, H4S2O8 यही होता, लेकिन अभी क्या कम है 2 हाइड्रोजन कम है, यानी कि ये 2 हाइड्रोजन यही वाले 2 हाइड्रोजन होंगे। H2SO4 का एक मॉलिक्यूल, H2SO4 का दूसरा मॉलिक्यूल, इनमें से यहां से सिर्फ ये हाइड्रोजन हटे और आप देखो यहां पे ये बना आपका, यहां पे आपको लगाना पड़ेगा एक ये परऑक्सी लिंकेज। क्या लगाना पड़ेगा, परऑक्सी लिंकेज। ये आ गया आपका परऑक्सी लिंकेज, और परऑक्सी लिंकेज से जुड़ने की वजह से, परऑक्सी लिंकेज से जुड़ने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया यहाँ पे -1, और इसका भी हो गया -1, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1। अब दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया, तो अब बताओ हर एक सल्फर पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, 2 3 4 5 6 +6। इधर वाले को चेक करते हैं, 2 3 4 5 6 +6, ठीक है। सो यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज आ गया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज बाहर जा रही है सेट रेंज से, तो हो ना हो वहां पे परऑक्सी लिंकेज बन रहा है, हो ना हो वहां पे परऑक्सी लिंकेज बन रहा है। तो हमको वही चीज स्ट्रक्चर से चेक करनी है, स्ट्रक्चर बना के, और उसी के हिसाब से इसका नाम क्या हो गया, परऑक्सी लिंकेज है। तो परऑक्सी, 2 सल्फ्यूरिक एसिड है तो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम हो गया इसका, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। दिव्यायन अब स्पीड ठीक है, अभी समझ आया दिव्यायन? निशांत तुम पहली बार आए हो मेरी क्लास में और उसके बाद तुम क्या कर रहे हो बेटा, पढ़ लो हैं। +6 होगा, चलो ठीक है, समझ आ गया, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब बचा ये लास्ट वन। अब इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है, क्यों भैया, क्योंकि ये उड़ाएगा तितलियां, ठीक है। कैसे, क्या, तितलियां, यस। इसका नाम है क्रोमियम परऑक्साइड। अब इतनी परऑक्साइड हमने करी है यहाँ पे, और आपको भी दिख रहा है यहाँ पे कि ये ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज से बाहर जा रहा है। इसकी रेंज क्या थी भाई, हम कहाँ गया भाई, एक बार में 2, अरे क्या चावे, गायब कहाँ हो गई वो स्लाइड। अच्छा, रेंज इधर करी थी आगे। हाँ, क्रोमियम की मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6। कितनी है, +6। कितनी है, +6। यहाँ कितनी आ रही है, बहुत भारी आ रही है, +10, यानी कि बहुत गड़बड़ है, ठीक है। चलो अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। इसका स्ट्रक्चर, क्रोमियम कितनी, 5 ऑक्सीजन, 2 3 4 और ये 5 ऑक्सीजन। क्रोमियम 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना सकता है, तो 6 ऑक्सीजन। अब अगर हम ऐसे देखें, डबल बॉन्ड तो बन नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतनी मैक्सिमम स्टेट हो गई +6 की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बन रहा है ये इस तरह से परऑक्सी लिंकेज, परऑक्सी लिंकेज। तो परऑक्सी लिंकेज बनने की वजह से कहाँ गया, इस बॉन्ड से आया -1, इस बॉन्ड से आया अनदर -1, इन 2 बॉन्ड से आया -2, इससे आया -1 और इससे आया -1। गिन लो जरा कितने हुए, 2 3 4 5 6, मतलब सॉरी क्रोमियम है ना तो +1, हाँ +1 कितना आया, +1। ऑक्सीजन पे जाएगा माइनस ना, सो हियर +1, सो कितने हो गए, +6। सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी क्रोमियम की, +6। और उसके अलावा यहाँ पर भी
इस कंपाउंड में भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितनी है, +6। इसका नाम है क्रोमियम पर ऑक्साइड। कहाँ लिखूं, जगह ही नहीं बची, यहां लिख देते हैं, क्रोमियम पर ऑक्साइड। ठीक है, क्रोमियम पर ऑक्साइड। ठीक है, चमका, चलो लाइट चमकी, फ्लैशेस ऑफ लाइट, गुड क्रिश, चलिए बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ें, इतना क्लियर हो गया, यहाँ कोई डाउट है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आपको सब चमका, सब चमकते रहना चाहिए। मैं 1 मिनट का ब्रेक ले लूँ, पानी पी लूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कुछ होमवर्क दूं थोड़ा सा? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट, ये प्लीज नोट डाउन कर लेना। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका, ठीक है? दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखने वाली चीज है। मैंने आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में मैक्सिमम रेंजेस जो हैं बता दी हैं और उनके कुछ कुछ आपको एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और चीज देखते हैं यहाँ पे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है। ये क्या होता है? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, ये क्या होते हैं भाई? यहां पर भी रिडॉक्स होता है, ठीक है? आयरन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और FeO बनाया, करेक्ट? ठीक है, ये एक आयनिक कंपाउंड है। कुछ आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्रिस्टल्स बनाते हैं, ठीक? समझ आ रही है? ठीक है, अब क्या हुआ, मान लीजिए क्या हुआ, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख के दे देती हूँ यहाँ पे, Cu 0.98O। हम कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? CuO लिखते हैं। इसका मतलब है कॉपर और ऑक्सीजन 1:1 के रेशियो में है, यानी कि अगर 100 आयंस कॉपर के हैं और 100, तो फिर 100 ही आयंस किसके होंगे? ऑक्सीजन के होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो क्रिस्टल लैटिस बनता है, यानी कि जो इन कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर बनता है, इनका जो क्रिस्टल बनता है, उस क्रिस्टल में देखिए क्या होता है। क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल, मैंने आपको शायद जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, मैंने आपको 2 तरह के सॉलिड्स बताए थे। एक थे अमॉर्फस सॉलिड्स और दूसरे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स, क्रिस्टल्स जब बनता है तब हर एक आयन या हर एक एटम अपनी फिक्स्ड पोजीशन लेता है, ठीक? तो हर एक आयन अपनी अपनी फिक्स पोजीशन लेता है। मैं कह रही हूँ ये दोनों 1:1 के रेशियो में है, यानी कि जितने कॉपर के आयंस हैं उतने ही ऑक्साइड के भी आयंस हैं। लेकिन क्या हुआ, या फिर हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, Fe 0.98O, ठीक है? तो ऐसा हुआ कि मान लीजिए क्रिस्टल गिर गया, तो उसके अंदर से आयंस जो हैं वो डिस्प्लेस हो गए। तो कभी कभी वहां पे क्रिस्टल्स के अंदर डिफेक्ट्स आ जाते हैं, यानी कि जहां पे आयन होना चाहिए अपनी जगह से खिसक के कहीं और चला जाता है, राइट? तो वो कहीं और चला जाए, इसकी वजह से उसकी जगह पर वेकेंसी हो जाती है, वेकेंट हो जाता है। सो ऐसे डिफेक्ट्स आप सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे तो इनको हम डिफेक्ट्स कहते हैं, राइट? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक आयन, जैसे आयरन का है, मैंने केस क्यों लिया, Fe+2 और Fe+3 दोनों में एग्जिस्ट करता है। सो अगर Fe+2 भी बना है और Fe+3 भी बना है, तो क्या हुआ कि मान लीजिए वो क्रिस्टल गिरा या किसी भी वजह से आयन डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से, Fe2 निकला और Fe3 आ गया उसकी जगह से, डिस्प्लेस होने के कारण, गिरने के कारण, ठीक है? तो
तो ऐसे भी डिफेक्ट्स होते हैं, राइट। सो इसकी वजह से इन कंपाउंड्स की स्टोइकियोमेट्री बिगड़ जाती है। आप क्या जानते हैं, आयरन की वैलेंसी है +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये कंपाउंड बन जाएगा, और इस कंपाउंड में स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो इनका कितना है, 1:1, यानी कि अगर 100 आयरन के एटम्स हैं तो 100 ही ऑक्सीजन के एटम्स भी हैं, राइट। लेकिन ये रेशियो जो है ये बिगड़ जाता है, इसको हम कहते हैं डिफेक्ट्स, यहाँ पे डिफेक्ट्स हो जाते हैं। तो इन ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। क्या कहते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। सो इन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में, आई होप आपको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड समझ में आ गया होगा। अगर इनके अंदर आपसे, हाँ Fe2O3 भी बनेगा, लेकिन मैं आपसे एक FeO के क्रिस्टल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वहां पे कहीं अगर चेंजेस आ गए तो उस केस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये जादुई हाथ है मेरा, इरेजर से भी लिख लेगा, चलो, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe in Fe 0.93O। अब इसको देख के आप घबरा मत जाइएगा कि ये क्या है, मैंने इसीलिए आपको इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई आपको हर चीज पता होनी चाहिए, है ना। मतलब एक एक बार तो कम से कम नजरों के सामने से गुजरी हुई होनी चाहिए। 0.93O, ये है आपका क्वेश्चन। Calculate the oxidation number of Fe of iron in Fe 0.93O। अच्छा लिखवा दूं, चलो लिखो। पहले लिख लो फिर क्वेश्चन करते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड को आप लिख सकते हो कंपाउंड्स in which अरे यार ये क्या हो रहा है, मजाक। एलिमेंट्स आर ये लो कट कर दिया। आप इधर देख लो, इधर इधर कैरी ऑन कर रही हूँ मैं उसको, वो बोर्ड पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कंपाउंड्स इन विच एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट present in stoichiometric ratio. This may arise due to defects in crystal formation.
तो जब क्रिस्टल बन रहा है उनके अंदर कुछ डिफेक्ट्स आ सकते हैं, उसकी वजह से ऐसे कंपाउंड्स अराइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं तो Fe.95O, Cu.98O, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है, Ni.98O, राइट। तो ये हो गए आपके कुछ एग्जाम्पल्स कि कंपाउंड्स में स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो नहीं होता है, ठीक है। अभी ठीक है, अभी समझ आया, ठीक है। आपको क्या चाहिए था, आपको डेफिनेशन चाहिए थी तो वो मैंने लिख के दे दी। अब करते हैं क्वेश्चन भाई, ठीक है। हाँ, मैंने क्या क्वेश्चन दिया था, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Fe 0.9, कितना दिया था, 959, क्या दिया था, 0.93O। दिस इज अ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैसे ही जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे Fe.93O। इसके अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भाई? अरे यार ये जादू कर रहा है अपने आप ही, आप मजे करो। हाँ, यहाँ पे आयरन, इसको मैं मान लूँ अगर X, ऑक्सीजन क्या है -2। सो हम कैसे करते थे कि नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करते थे। अभी 1 होता तो हम X -2 = 0 कर देते, लेकिन ये तो क्या है 0.93 है, तो अब हमको 0.93 को एड्रेस करना पड़ेगा। सो अगर हम 0.93 को एड्रेस करते हैं तो हमारे पास आता है 0.93x प्लस एक ही एटम है ऑक्सीजन का तो -2 = 0। सो हमारे पास अब क्या निकल के आ रहा है 0.93x = 2। दैट मीन्स x = 2/0.93, या इसको मैं ये कह सकती हूँ x = 200/93। 200/93। अब इसका क्या मतलब है, इसका भी कुछ मतलब है, देखो ध्यान से समझना। 200/93 करो, जरा डिवाइड करो, कितना आया? हाँ करेक्ट वैभव, कितना निकल के आया? 200/93 करो जरा, कितना निकल के आ रहा है? ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग, 2.93, 7 बचेगा। वन टाइम कितना बताया तुमने, कुछ करा था ना, 2.15। चलो ठीक है 2.15। अब देखो यहाँ पे एक बात समझना, ये है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर से अलग हैं। कैसे? यहाँ पे देखो ये कंपाउंड है, इसका मतलब चार्ज बैलेंस हो रहा है। आप यहाँ देखो कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है और +3 होता है। कितना होता है? +2 होता है और +3 होता है। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस, अरे यार ये क्या बोर्ड, ये चाह रहा है एक बार में सब। +2 होता है और +3 होता है। ये 2.15 जो है ये +2 से बड़ा है और +3 से छोटा है। गलत लिख दिया ना, देखो अब ये बोर्ड फिर डांटेगा। +2 से बड़ा है और +3 से जो है ये छोटा है, ठीक है। इसका मतलब, और चार्ज बैलेंस्ड है। अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मेरी बात समझना। अब मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रही हूं कि यहाँ पे आप देखो कि अगर Fe+2 के एटम्स की जगह क्या आ रहा है, Fe+3 के एटम्स आ रहे हैं, यानी कि इसका मतलब है, यहाँ पे इसका मतलब है कि कुछ Fe+2 के एटम्स निकल के गए हैं और उसकी जगह कुछ Fe+3 के एटम्स आके बैठ गए हैं। क्यों? क्योंकि +2 से ज्यादा है और 3 से कम है। सो इसने क्या किया, एवरेज हमने जब निकाला, कुछ आयंस आयरन के ऐसे थे जिसपे +3 का ऑक्सीडेशन नंबर था और काफी आयंस ऐसे थे जिनपे +2 का ऑक्सीडेशन नंबर था। अब इसकी वजह से जब हमने एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाला
तो वो निकल के आ रहा है 2.15, जो कि 2 से ज्यादा है और 3 से कम है, यानी कि कुछ आयंस ऐसे हैं जो +2 की जगह +3 के आयंस आके बैठ गए हैं उस कंपाउंड के क्रिस्टल लैटिस में। बात समझ में आई? जैसे कि आपका एक क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर 14 साल की उम्र के बच्चे बैठे हैं, उसमें से कुछ निकल के 5 बच्चे निकल के चले गए और उसमें 5 बच्चे या 4 बच्चे 18 साल की उम्र के आ गए, ठीक है, 19 साल की उम्र के बच्चे आके बैठ गए। तो अब उस क्लास की एवरेज एज बढ़ जाएगी, 14 से ऊपर ही आएगी एवरेज एज। यस, सो वही बात हम कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर 100 आयरन के पार्टिकल्स +2 के थे तो उसमें से कुछ निकल के चले गए और उसकी जगह +3 वाले कुछ आके बैठ गए, जिसकी वजह से एवरेज बढ़ गया 2 से 2.15 हो गया। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से डिफेक्ट आया, इस वजह से हम यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2.15 देख रहे हैं। अब चार्ज बैलेंस्ड है, आप देखो हुआ क्या होगा, देखो यहाँ पे +2 की जगह +3 के एटम्स आ गए, आयंस आ गए, ठीक है। तो इस पे देखो चार्ज कितना था पहले और अभी कितना चार्ज है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अभी भी चार्ज बैलेंस्ड है। ये स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड है, इसके ऊपर कंपाउंड है, कंपाउंड कंपाउंड कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब चार्ज जीरो, कंपाउंड का मतलब चार्ज जीरो। सो इस पे चार्ज नहीं है, इसका मतलब यही हुआ है कि 3 Fe+2 के एटम्स उठ के चले गए हैं और उसकी जगह 2 +2 के आयंस आके बैठ गए हैं और चार्ज तो बैलेंस कर दिया है लेकिन स्टोइकियोमेट्री बिगाड़ दी है। 3 को जब 2 रिप्लेस कर देंगे तो स्टोइकियोमेट्री बिगड़ गई ना, रेशियो बिगड़ गया ना। हम कह रहे थे कि 1:1 का रेशियो है, लेकिन अभी कितना रह गया, कम हो गया। अभी कितना रह गया, कम हो गया। ये बात समझानी थी आपको। बोलो समझ में आई? बताओ समझ में आई? बताओ समझ आई कि नहीं आई? जरूरी बात थी, चमक गई, चलो गुड। ऐसा आपको कुछ दिखे तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। बेटा रोहित रिवाइंड करके देखो एक बार, है ना। मैंने ऐसा कहा कि +2 के आयंस उठ के चले गए, 3 +2 के आयन उठ के चले गए और उसकी जगह +3 के आयंस आ गए, तो एवरेज 2 से बढ़ के 2.15 हो गया। रिपीट करके देखो कृष, क्या बात नहीं समझ में आई, बताओ क्या बात नहीं समझ में आई। देखो यहां तो आपने निकाल लिया एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अगर अब आपसे पूछ लिया जाए हर एक आयन का एक लेवल और चलते हैं, एक लेवल और चलते हैं, ठीक है, एक लेवल और हायर चलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए 2 तरीके के आयंस हैं, क्या कहा मैंने, सारा स्ट्रक्चर किसका था, Fe+2 का स्ट्रक्चर था, उसमें से Fe+2 के कुछ आयंस निकल के चले गए और उसकी जगह इक्विवेलेंट चार्ज के +3 के आयंस आके बैठ गए। ठीक, 5 बच्चे उठ के चले गए थे और 5 ही आके बैठ गए। 5 14 साल के बच्चे उठ के चले गए थे आपके क्लासरूम से, 5 18 साल के बच्चे आके बैठ गए, ठीक है, उतने ही बैठ गए, सॉरी उतने ही, मतलब हम यहाँ चार्ज की बात कर रहे हैं, तो चार्ज की बात कर रहे हैं तो चार्ज बैलेंस करने के लिए कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आके बैठ गए, चार्ज बैलेंस्ड है। अब चार्ज बैलेंस होने की वजह से क्या हो रहा है, अब आप यहाँ देखो कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ कि कितने बच्चे गए थे उसका परसेंटेज और कितने बच्चे आए हैं उसका परसेंटेज। सो आयरन के +2 के एटम्स कुछ निकल के गए और +3 के कुछ एटम्स आके बैठ गए, ऐसे कि चार्ज बैलेंस्ड है। उस केस में कितना परसेंटेज अब Fe+2 का है और कितना परसेंटेज Fe+3 का है, ये निकालने को आपसे आ जाए अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस पे हम एक लेवल और ऊपर चलते हैं और इस पे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Fe+3 या Fe+2, किसी का भी निकाल सकते हैं, Fe+3 इन Fe.95 दिया था, 98 दिया था। इसी क्वेश्चन को कैरी ऑन करते हैं, आपको और कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा।
930। चलिए कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Fe+3 इन Fe.930। बेटा ये तो हमको पता है ना, आयरन के कौन कौन से स्टेट्स होते हैं, आयन्स होते हैं, दो ही तो होते हैं, Fe+2 और Fe+3। ये तो हमको पता है ना, क्वेश्चन में क्यों मेंशन रहेगा, ये तो हमको पता है। हम वैलेंसी तो पढ़ के आए, हम इतनी सारी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो तो क्लास 9th में बेसिक में पढ़ा देते हैं ना, इतनी बात तो हमको पता ही है। हेलो याचना। क्रिश वीडियो दोबारा रिवाइंड करके सुनिए, तिबारा सुनिए, 4 बार सुनिए, फिर आप इसको एक बार ट्राई करिए, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कोई बात नहीं, वो तो बेटा प्रीमियर है, वो तो प्रीमियर है, वो रिकॉर्डेड क्लास है, ये लाइव क्लास है। Fe+3 का कितना आ रहा है, 15% आ रहा है, करेक्ट है, करेक्ट है। Fe+3 का 15% आ रहा है, बिल्कुल सही दिव्यायन, बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल सही किया है आपने। 15% आ रहा है Fe+3 का। कैसे करा, चलिए इस एक दो क्वेश्चंस और दे दूं। चलिए एक कुछ होमवर्क दे देती हूँ मैं आपको। आंसर है इसका 15%, ठीक है। क्वेश्चंस मांग रहे हैं आप तो कैलकुलेट ये जेई में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी मैं आपको बहुत स्पेसिफिक जेई का ही क्वेश्चन दे रही हूँ, क्योंकि वहां पर आपसे स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही पूछा गया था, ठीक है। जो हम कह रहे हैं कि हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर से निकाल लेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन कहीं अगर ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है तब आपको स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, तो वो बात आप यहाँ देखिए, ठीक है। जैसे कि calculate the difference in oxidation number of Na2S4O6, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चंस दे देती हूँ। और ये अब जो क्वेश्चन दे रही हूँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, लेट मी सी आप ये कर पाते हैं कि नहीं। चलिए सो
हाँ ये कर दिया है, लेकिन आप इसको ट्राई करिए, ठीक है। आगे देखिए, राइट, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं होमवर्क के लिए, अब आप ये क्वेश्चंस करिएगा। ये सारे जेई टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एक एडवांस लेवल का, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसको ट्राई करिएगा, कोशिश पूरी करिएगा इसको ट्राई करने की। मैम एक क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या रोहित? कौन से क्वेश्चन का सोल्यूशन? एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मतलब क्या बोल रहे हो आप? बता रहे हो कि मैं बताऊं? और कौन से क्वेश्चन का बताऊं? ये दोनों तो मैंने सॉल्व ही कर दिए हैं, ये दोनों तो मैंने सॉल्व ही कर रखे हैं पहले पीछे वाली स्लाइड से, है ना। करो इसको। फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले में क्या करना है अपने को? कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Fe + 3। इसमें मान लो कि Fe + 2 है x और Fe + 3 है 100 - x। Fe + 2 है x और Fe + 3 है 100 - x। अब बस इनको जोड़ के इनका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.93/100, नहीं पॉइंट, ये क्या कितना निकला था? हाँ 200/93, 200/93। ये मैंने सेम क्वेश्चन ही इसलिए दिया कि आपने ये थोड़ा कैलकुलेट कर रखा है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इसका। अब आप क्या करो, बस इससे इक्वेट कर लो, सिंपल आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। ट्राई करो, है ना, ट्राई करो। नहीं आप ट्राई करो, मैं कर दूंगी तो फिर आपको नहीं आएगा ना बेटा। मैं चाहती हूँ आप ट्राई करो, आप एक बार पूरा अपना दिमाग लगाओ उसमें कैसे करना है, जूझो इस क्वेश्चन के साथ। देखो जूझना जरूरी है, मेरे से सोल्यूशन मांग लोगे तो मैं कर दूंगी, लेकिन अगर आप नहीं करोगे ना, करके तो एग्जाम में आपने आना है, तो आप ट्राई करो, पूरी कोशिश करो, सोचने की कोशिश करो। हम नॉर्मली एवरेज कैसे निकालते हैं, सब नॉर्मल छोटी छोटी मैथमेटिक्स है, हम कोई बहुत बड़ी मैथ्स नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पे। नॉर्मली हम एवरेज कैसे निकालते हैं, एक x है, एक 100 - x है, विच इज इक्वल टू 200/93। अब उसको कैसे इक्वेट करोगे एवरेज निकालना? आप करो, मैं कर दूं सॉल्व तो फिर आप नहीं सोच पाओगे ना। आप करो, नहीं आएगा फिर आई एम देयर, अगली क्लास में मैं इनको सॉल्व करूंगी, सही, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, ट्राई करिए पूरा, एंड देन वील कैरी ऑन। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन, सी यू अगेन।